आपका फिर एक बार स्वागत है हिंदी विचार में। मैं अजय सुधा में, और आज मुझे बड़ी खुशी है, प्रसिद्ध पत्रकार श्री मधु किशोर हमारे साथ हैं दिल्ली से, जो जिनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, फिर मैं जो बता दूं कि वो मानुषी नाम से एक बहुत बढ़िया मैगजीन चलाती हैं और बहुत सालों से पत्रकारिता कर रही हैं। उनके साथ मेरे साथ है श्री रचित कौशिक जी, जिनका अपना जो फेमस नाम है सबल लोकतंत्र नाम से उनका चैनल है। उनको लोग प्यार से बाबा बुलाते हैं, और सबल लोकतंत्र की खासियत ये है कि उसको यूट्यूब अभी 4 बार बैन कर चुके हैं। तो मैं उनको उस दिन बोल रहा था कि राणा संघा जैसा 73 घाव अभी लेना बाकी, आपके 4 हो गए हैं, तो आप और 73 घाव के लिए रेडी रहिए। तो वो हमारे यूट्यूबर्स के राणा संघा है। तो रचित जी, आपको भी नमस्ते। और आपको भगवान ये 73 वार सहने की, मतलब आपको उतनी ताकत दे। जी, अच्छा, हमारे को उनको बचाने की ताकत ना दे, उनको वार सहने की ताकत दे ना भाई। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी और को राणा सांगा बनना पड़े। और ये वक्त है अजय भाई, एकजुट हो जाए, नहीं तो पिटेंगे सारे। ये सर धड़ से अलग ट्विटर भी कर रहा है। चलिए इस बात पे फिर किसी दिन। आज तो मित्रों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो जो अभी रिसेंट में जो कंट्रोवर्सी हुई 3-4 दिन पहले, आलिया भट्ट का जो एक नया कमर्शियल आया, मान्यवर नाम से, जो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड है, उन्होंने कन्यादान के कॉन्सेप्ट को लेके एक एडवर्टीजमेंट चला, कमर्शियल चलाया, और उसमें उन्होंने कन्यादान को कुछ अलग ही दिखाने की कोशिश की है। तो उसके ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। मुझे पर्सनली ये लगा कि ये गलत है, और मैंने उसके ऊपर ऑफ इंडिया में अपना आर्टिकल भी लिखा है। उसका इस कार्यक्रम के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, मैं, लोग पढ़ सकते हैं। तो ये बार बार हो रहा है, मतलब इस पे कार्यक्रम करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि ये बार बार हो रहा है, ऐसा मुझे लगा। इसलिए मैंने मधु जी और रचित जी को बुलाया है। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मधु जी, आपसे शुरू करना चाहता हूं। तो अभी रिसेंट जो हमारे पे जो कॉर्पोरेट इंडिया ने जो हमारे धर्म पे जो वार किया है, जैसे कि रेड लेबल वाली होली वाली एड, फिर तनिष्क की एकत्वम वाली एड, और अभी मान्यवर की कन्यादान वाली एड। तो ये ऐसा कॉर्पोरेट इंडिया हमारा दुश्मन क्यों बन गया? उनको हिंदू धर्म पे वार करने में प्रॉफिट नजर आ रहा है क्या? मतलब हिंदू धर्म पे वार करने से प्रॉफिट मिलता है, ऐसा कुछ हो गया क्या? देखिए, इसके पीछे 3 फैक्टर्स हैं। एक तो है कि देश को टुकड़े टुकड़े करने वाली जो ताकतें हैं वो हर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही हैं। वो हमारी यूनिवर्सिटीज का इस्तेमाल कर रही हैं, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस का, बॉलीवुड का, एड वर्ल्ड का, हर प्लेटफॉर्म पे उनकी पकड़ है और मजबूत पकड़ है। और उसका मकसद बुनियादी यही है कि हिंदुओं को सेल्फ लोदिंग, सेल्फ हेटिंग बनाना, उनकी जितनी भी विरासत है उसको इतना भद्दा पेश करना। क्योंकि देखिए, ना तो क्रिश्चियनिटी को ना इस्लाम को ये हजम हो पा रहा है कि एक दुनिया में अगर कोई बची है संस्कृति, सिविलाइजेशन, वो केवल हिंदू सिविलाइजेशन बची है, जिनको ये 100% तहस नहस नहीं कर पाए। नहीं तो जहां भी इस्लाम ने या क्रिश्चियनिटी ने पांव रखा है वहां होलसेल जेनोसाइड हुआ, एक नहीं बचा। ये म्यूजियम पीसेस रह जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में इंडिजिनस लोग रह गए, या कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में, वो म्यूजियम पीसेस के रूप में, पर एक लिविंग सिविलाइजेशन के रूप में नहीं रहे। एक तो वो कारण है, तो वो हर जगह अपना जहर फैला रहे हैं। पर दूसरा, उससे भी बड़ी जो समस्या है, यही तो हमें हमारा शिक्षा पाठ्यक्रम यही तो सिखा रहा है। ये जो मकौले पुत्र और पुत्रियां हमारी यूनिवर्सिटीज पैदा कर रही हैं, उसके ऊपर मैकॉले ने तो केवल अंग्रेजों के प्रति, क्रिश्चियनिटी के प्रति हमें गुलाम बनाना चाहा, पर उसके साथ साथ हमारी हुकूमत ने उसमें इस्लामी गुलामी भी जोड़ दी है। ये दोनों का इकट्ठा प्रहार हो रहा है हमारी शिक्षा पाठ्यक्रम में, हमारे बॉलीवुड में, हमारे कल्चरल इंस्टीट्यूट, सभी पे इन्हीं का, अर्बन नक्सल्स का, माओइस्ट का, कॉमीज का, इस्लामिस्ट का पक्का होल्ड है। और जो तीसरी बात है, और मुझे लगता है ये बहुत अहम है, प्लीज बेयर मी आउट, ये आपको शायद थोड़ी चुभेगी, वो ये है कि इसमें 2 राय नहीं कि
कन्या, चाहे कन्यादान हो या दान का कॉन्सेप्ट ही हो, इतना 1000 साल की गुलामी के तहत हमारा समाज, जो नीरज चौधरी ने कहा था, इट्स अ वुंडेड, इट्स अ बैडली वुंडेड डिस्ट्रॉयड सिविलाइजेशन। उसमें जो थोड़ी बहुत कहीं कहीं जान बची है, उसको भी कुचला जा रहा है हमारी सरकारों द्वारा, पाठ्यक्रम द्वारा, सरकार पॉलिसी द्वारा। अब इसमें दो राय नहीं है कि जब लड़कियां आजकल पिट के आती, मैंने कईयों से सुना है, माँ बाप कहेंगे देखो तुम्हारा जीना मरना वही, और पिट रहा है तो कोई नहीं, तुम ये जो बताया जाता था तुम्हारी अर्थी निकलेगी, हम तुम्हारी डोली भेज रहे हैं, अर्थी निकलेगी, ये विकृतियां आई, उसका जवाब देना पड़ेगा। ये विकृतियां हमारी मूल विकृतियां नहीं है, ये हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, बेटियों को बोझ समझना, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा। हमारी संस्कृति में लक्ष्मी आई है, बेटी के जन्म को लक्ष्मी का आगमन मानते हैं, बहू के आने को लक्ष्मी का आगमन, और सारे रिचुअल्स वो सेलिब्रेट करते हैं। परंतु जब मुगल शासन में लड़कियों को अगवा करके ले जाते थे, इन्होंने तो राजाओं की बेटियों बहुओं को नंगा बाजार में बेचा। इन्होंने किसी को अपने हैरम्स में, अकबर जैसे ने, तथाकथित लिबरल ने 3000 सेक्स स्लेव्स थी, जिनको कन्नीज कहते हैं, वो जो मुगले आजम वाली कितना ग्लोरीफाई करते हैं मुगले आजम की कन्नीजों को, सेक्स स्लेव्स थी। किसी हिंदू राजा की बेटियां या किसी उसकी पत्नियां, इनको कोई परहेज गुरेज नहीं था। ऐसे में बेटी को पालना अगर लगे आपको बोझ, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। इनको ये भी मालूम होना चाहिए, इन मूर्खों को, ये जो रात में शादियां हिंदू होने लगी, उत्तर भारत में, दक्षिण में नहीं, ईस्टर्न इंडिया में नहीं, केवल उत्तर भारत में, जहां सबसे कठिन दौर रहा हमारे पूर्वजों ने सहा, वो इसलिए कि नई बहू आई तो जो लोकल, जो जमींदार है, जो लोकल सुल्तान है, जो भी, उसके घर पहले भेजो, तो चोरी छुपे शादियां होनी होती थी। तो ये जो विकृतियों का आज अंश बचे हैं कि बेटी बोझ लगती है, दान का कॉन्सेप्ट भी इसमें जो विकृति आई, अब देखिए आपने भी देखा होगा इश्तिहार, दान के कंबल 50-75 रुपए में। शर्म से मर जाती हूं मैं, शर्मसार हो जाती हूँ जब दान के लिए आप फटे चिथड़े देते हैं। ये कॉन्सेप्ट नहीं था, दान में वो चीज देते हैं जो आपकी प्रेशस है, इट इज आपका ये धार्मिक ऋण है, और उसको आपने, और कन्यादान के तो बहुत गहरे मीनिंग है, पर हमारी ये पीढ़ी कहाँ से समझे। उनको मूर्ख बनाने का हमारी यूनिवर्सिटीज ने, हमारे स्कूल शिक्षा ने, हमारे बॉलीवुड ने, हमारे राजनेताओं ने ये सब काम किया है, और इसलिए भुगतेंगे हम, क्योंकि हमारी सरकार इतनी नालायक रही है। और इस नैरेटिव को चैलेंज तो क्या करना, उसको मजबूत करती रही। अब जैसे एज ऑफ मैरिज जैसा बेवकूफ कानून लाके, उस पर भी कभी बात कीजिएगा मेरे साथ। पक्का, उस पर पक्का बात करेंगे। रचित जी, वही सवाल आपको, ये क्यों हो रहा है? जी, अब इसका जो उत्तर मधु जी ने दिया है, तो मेरे ख्याल से उससे बेहतर और उससे अधिक तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो मैं एक लेमैन की दृष्टि से बोलता हूँ, वो चीज, वही चीज जो एकेडमिक रूप से मधु जी ने इतने अच्छे से समझाई है, उसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट और उसके रीजनिंग दी है। मैं उसके इतर मैं ये जोड़ता हूँ कि आज के समय में हम देखें, जो हमारे साथ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, और असली हमारी विरासत को किस प्रकार से, जैसे वुंडेड सिविलाइजेशन मधु जी ने कहा, तो उस दृष्टिकोण से देखे जाने की जरूरत है। लेकिन आज एक मिनट के लिए मान भी लें कि वो जानकारी हमारे पास नहीं है, या वो समझ हमारी आज की पीढ़ी या और जो आने वाली पीढ़ी है, मिलेनियल जनरेशन है, उसके पास नहीं है, तो भी अगर हम वैश्विक दृष्टिकोण से देखें तो ऐसी कौन सी सभ्यता है, ऐसा कौन सा समाज है जिसमें विकृतियां नहीं है। केवल एक समाज की विकृतियों को पकड़कर और उसको इस प्रकार से एक्सप्लॉइट करना, उसको हाईलाइट करना, केंद्रित करना, और उसको सेलेक्टिव रूप से
आपको शर्मसार करने के लिए प्रयोग करना, ये एक कार्य है जो कि चल रहा है। बहुत कुछ मधु जी ने भी कहा और मेरे पास भी है बहुत कुछ डिफेंड करने के लिए हमारी संस्कृति में और हमारे समाज में, लेकिन उसके अलग मैं अगर जाकर कहूँ कि हमें थोड़ा-सा अनअपोलोजेटिक होने की आवश्यकता आज है। क्योंकि सभी संस्कृतियों, सभी समाजों के साथ ऐसा हुआ है और उनमें जो विकृतियाँ हैं, उनमें जो कुरीतियाँ हैं, वो और भी भयावह हैं। तो वो सब मानते हुए भी हम अगर ये देखें कि हमारे समाज में जो स्थान है, चाहे वो स्त्री का स्थान हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज का स्थान हो, वो स्थान किसी और समाज में नहीं है। आज भी हमारी जो परंपराएं हैं, वैसी परंपराएं, वैसी समृद्ध परंपराएं किसी और समाज में नहीं है। हम उदाहरण लेने चलते हैं तो हमारे साथ ही जो शांति दूत, शांति प्रिय और प्रेम प्रिय जो समाज हैं दो, वो हमारे सामने आते हैं और कुछ लोगों ने जब ये कंट्रोवर्सी हुई तो बताया भी कि जो वो चर्च के पिताजी हैं वो कुछ ऐसा कहते हैं कि हु विल गिव द ब्राइड टू द ग्रूम, या ऐसे हैंड ओवर द ब्राइड टू द ग्रूम, ऐसा कुछ वहां पर होता है। तो वो तो और भी ज्यादा डीमीनिंग है। लेकिन आप कोई भी ऐसा उठाकर देख लीजिए तो हमारी संस्कृति में बहुत मर्यादाएं हैं, बहुत अच्छी समृद्ध संस्कृति है। उस प्रकार से टारगेट अगर किया जाएगा तो उसका बैकलैश आपको अवश्य देखने को मिलेगा। जहां तक आपका प्रश्न ये है कि एडवर्टीजमेंट में भी क्या उनको कोई फायदा होता है या कुछ होता है, देखिए उनकी मजबूरी है। वो फिल्मों में दिया करते थे पहले, अब उनकी फिल्में देखनी बंद कर दी हैं लोगों ने। अच्छा, इतनी जागरूकता आ गई है कि ट्रेलर में भी कुछ आता है। अब देखिए सड़क 2 का क्या हाल हुआ, उसको सड़क भी नहीं मिली। तो ट्रेलर में भी अगर जरा सी चीज आ जाती है तो उसके ऊपर इतनी जागरूकता फैल जाती है हमारे समाज में, इतना बैकलैश हो जाता है कि उसे कोई देखने नहीं जाता। तो उनके पास फिर एक ये माध्यम, टीवी लोग देखना छोड़ चुके हैं लगभग, जो टीवी सीरियल्स और ये सारी चीजें, तो उनके पास माध्यम ये बचता है कि न्यूज चैनल्स या बाकी चैनल्स हैं, उसके बीच में जो एडवर्टीजमेंट आते हैं उसमें वो अपना एजेंडा परोसें। तो मजबूरी है, क्या करें। मैं दूसरा जो हम, हाँ जी प्लीज मधु जी प्लीज बोलिए। देखिए जो रचित ने बात शुरू की थी कि जो गिविंग अवे सेरेमनी है क्रिश्चियनिटी की, सबसे पहले गिविंग अवे तो किसको करते हैं? फालतू हड्डी को। स्त्री जो बिब्लिकल व्यू में तो एडम की स्पेयर रिब से बनाई हुई वस्तु है, वो बेचारा अकेला था और भगवान गॉड ने कहा अच्छा तुम्हारी एंटरटेनमेंट के लिए तुम्हें एक कंपेनियन दे देता हूं, मतलब वो उसकी बोर्डम खत्म करने के लिए, और एडम के स्पेयर रिब से यानी फालतू हड्डी। अब ये फालतू हड्डियों की क्या औकात कि हमें, जो कि हमें बताया जाता ही नहीं, हमें ट्रीट भी किया जाता है। मेरे माँ पिता ने मुझे वाकई साक्षात दुर्गा का अवतार मान के मेरे साथ कभी छेड़खानी किसी को करने नहीं दी। मेरे माँ पिता ने कि तुम सरस्वती के गुण प्राप्त करो, तो उन्होंने मुझे कभी उन कामों में नहीं लगाया कि ये तुम नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। ये साक्षात बातें हमारे जीवन की, ये हमें सिखाने चली हैं। और मुझे लगता है कि आज भी, अच्छा दूसरी ओर इस्लाम की बांदियां हैं, जो औरत शब्द इस्तेमाल होता है इतना वाहियात है, रेफर्स टू द जेनाइटल्स। तो जो मजहब औरत को केवल उसका जेनाइटल एंड फील्ड टू बी प्लाउड बाय मैन व्हेनेवर ही वांट्स, वो रात को 10 बजे दिन में 20 बजे आपको प्लाउ करना चाहे, यू हैव टू बी रेडी, नहीं तो पिट लो। यहाँ तक सैंक्शन है कि पीट डालो उसको अगर वो रेजिस्ट करती है, यू डोंट हैव द राइट टू योर बॉडी। और हमारे यहाँ तो ये बहुत स्पष्ट है, द वुमन, और गांधी जैसे ने कहा अ वुमन हैज अ राइट टू से नो इवन टू हर हस्बैंड। ये हमें क्या सिखाएंगे मैरिटल रेप की ये बकवास। और देखिए अगर हमारे कोई भी ग्रंथ देखिए प्री इस्लामिक लिटरेचर में, सीता के साथ अपमान हुआ, अपहरण हुआ, युद्ध हुआ, और किस बहादुरी के साथ
पूरी सृष्टि राम के साथ जुट गई, गिलहरी से लेकर वानर सेना, जो वो अन्याय का प्रतिकार करने गई, और द्रौपदी के साथ केवल चीरहरण। कहीं आपको बलात्कार नाम का शब्द नहीं दिखेगा स्त्री के लिए। स्त्री के लिए इतने, अगर आप दुर्गा सहस्त्रनामा ही पढ़े या लक्ष्मी सहस्त्र, क्या क्या सुंदर शब्दों का चयन किया गया है। ये फालतू हड्डियां क्या समझे उसको, ये बांधियां क्या समझे। एंड अनफॉर्चुनेटली, देखिए कड़वा लगेगा, बट इन्हें समझना चाहिए, मेनी ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम आर प्रोडक्ट्स ऑफ रेप्ड वूम्स, जो बेचारी हिंदू महिलाओं को सेक्स स्लेव्स बना के लाखों की संख्या में लाया गया या बाजारों में, तो उन्हीं की तो संतानें हैं ये, तो कहाँ से संस्कार आएंगे। उन महिलाओं की हाय भी तो लगी होगी इस सारी कौम को, कि उनको एथिक्स मोरालिटी का कोई पता ही नहीं। और जो जो चीजें हमारे धर्म में इतनी पाप समझी जाती हैं कि आप सपने में भी उनको नहीं, कोई अपने घर में किसी लड़की को अपहरण करके ले आए, सारा समाज उस परिवार को बहिष्कृत कर देगा, और यहाँ पूरा समाज जुट जाता है उस अपहरणकर्ता को सेलिब्रेट करने में, रिवॉर्ड करने में। तो उस कल्चर के लोग, मेरा अच्छा दूसरी बात, एक और बात, में बहुत मन जलता है ना इनकी बातें सुन के। नंबर 1, जो आलिया भट्ट बैठ जाती हैं और मुकेश भट्ट, ये सारे हर वक्त हम पे टीका टिप्पणी करते रहते हैं। एक तो इनकी जबान कभी खुली है कि बॉलीवुड से दाऊद इब्राहिम के दरबार में ये बांदियां नाचने जाती रही हैं सारी इनके फिल्म इंडस्ट्री की, कभी बोले हैं ये? और वहां क्या क्या करवाया जाता था उनसे, जरा बताइए हमें, कौन कौन गई हैं? और आपने कभी उसके खिलाफ आवाज उठाई? वो भी सेक्स स्लेवरी, प्रोस्टिट्यूशन ही कहलाई जाएगी, जो कि खुलेआम बॉलीवुड में करवाई इन लोगों ने। देवर द कॉन्डुइट्स फॉर दाऊद इब्राहिम्स। दूसरी एक और बात, ये जो हम ये मुस्लिम पर्सनल लॉ को रिफॉर्म करना, मेरा ये मानना है कि आज के दिन स्पष्टीकरण होना चाहिए। ये रिफॉर्म ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ की जो बेवकूफी हम छोड़ दें, इनको बुरकों में, टेंटों में रहने दीजिए। आलिया भट्ट भी वहीं की औकात रखती हैं, और ये क्योंकि इनको, you see, they have been let loose, the Shabana Azmis, the Saba Naqvis, the Alia Bhatts, ये लिटरली एक एडवांस आर्मी है, ताकि ये लगे कि इस्लाम में भी लिबरल होके रहना संभव है। तो ये लिबरलिज्म जाके सऊदी अरेबिया में दिखाई, और अगर हिंदुस्तान में रहना है, मैं तो बहुत स्पष्ट हूं कि जो कहते हैं कि वो हर चीज में इन्हें पर्सनल लॉ चाहिए, तो मैं चाहती हूँ कि भारत सरकार बहुत स्पष्ट कर दे, तुम झगड़ो मत, हर बात पे बवाल कर देते हो, तुम्हें पर्सनल लॉ चेंज नहीं करना, तो बड़ी सिंपल बात है, तुम सेक्युलर कोर्ट्स में अपने केस लेके नहीं आ सकते। तो पर्सनल लॉ चाहिए, वो नहीं आ सकते हैं आउट ऑफ सेक्युलर कोर्ट्स। आप जाइए काजी के पास, जो न्याय करना है, किसी काम के लिए नहीं, वहां आपके हाथ कटे या सिर कटे, हमें कोई लेन देन नहीं। दूसरा, आपकी महिलाओं को बुर्के में रहना पड़ेगा, नहीं तो वो कहते हम इस्लाम छोड़ देंगे, क्योंकि रहना ही पड़ेगा। शबाना को भी, आलिया को भी, सबा नकवी को भी, उनके लिए खड़ी हो जाती है, जो बुर्के में, टेंट में, जो घुटन में जी रही हैं, ये उनको निकलने नहीं देना चाहती हैं, ताकि यहाँ पे एक पूरा वो माहौल बन जाए जो तालिबान अफगानिस्तान में या सीरिया में बना रखा है। तो इनका वोटिंग राइट खत्म, इस्लाम में तो कोई डेमोक्रेसी की कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो हम आपको वोटिंग राइट काहे को दें? या आप इस्लाम से बाहर आइए तो वोटिंग की, डेमोक्रेसी की बात करिए, नहीं तो हमारी डेमोक्रेसी, हमारे गले का फंदा लगाकर आप हमें फांसी पे लगाना चाहते हो। और इजली, और कोई नॉन हिंदू को, मैं तो अब ये सर धड़ से अलग वाले लोग हैं, किसी नॉन हिंदू को मैं आज अधिकार, जो प्रैक्टिसिंग बिलीविंग हिंदू नहीं है, मैं उसको अधिकार देने को आज तो राजी ही नहीं हूं कि तुम उंगली उठाओ। मैं भी बड़ी गांधीयन लिबरल थी, नहीं जी, बहुत जहरीली है वो लिबरलिज्म, हमारे गले का फंदा है। इट्स अ सुसाइड पैक्ट, दैट लिबरलिज्म। सो मैं ये चाहूंगी कि इन पे पूरी तरह इस्लामिक
या तो ये कहें हम इस्लाम छोड़ रहे हैं, या पूरी तरह इस पे इस्लाम का ही हुकूमत इनके ऊपर चले, बुर्कों में रहें, कोई टीवी नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई क्या बोलते हैं गाना बजाना नाच गाना नहीं अलाउड है इस्लाम में। तो हम आपको पूरी तरह से इस्लामिक पद्धति से जीने देते हैं, इसके बजाय कि आप हमको इस्लामीकरण करो। हम चाहते हैं पूरी तरह आपका जो तथाकथित, हाँ बिल्कुल, और कोई डेमोक्रेसी भी नहीं होनी चाहिए ना। मुस्लिम किसी औरत को जो तालिबान कह रहा है वो ही मानना चाहिए, कोई नौकरी नहीं मिलनी चाहिए इनको, बुर्के में रहे, टेंट में रहे, हिजाब में रहे, खुश रहे। हम क्यों इनको निकालने के चक्कर में अपने देश में फसाद मचाते हैं? हमें क्यों इनकी इतनी चिंता है? और जिसको बुर्के से निकलना है, आजाद जीवन जीना है, वो फिर खुलेआम कहे कि मैं इस्लाम को त्याग करती हूँ, इससे मेरा संतुष्टि नहीं है मेरे जीवन में। तो जिसको इस्लाम के सोल्जर के रूप में बात करनी है, महेश भट्ट को, उनकी बेटी को एकदम खड़े हो जाते हैं, शबाना जी भी, तो बेही बुर्के में बैठ के बात करो। फिर तुम चाहे पत्थर फेंको, चाहे वो जो है कश्मीर की जो है क्या ना वो आती है अंडराबी, उस जैसे बाप रे वो स्केरक्रो बनके तब आपसे बात करेंगे। बट टीवी पे इनको अलाउड नहीं होना चाहिए, टीवी तो हराम है, फिल्में हराम, म्यूजिक हराम है। जावेद जी का भी बंद करिए, बॉलीवुड में गाने सारे बैन हो जाने चाहिए, क्योंकि हराम कर रहे हैं। हम कैसे इनको इजाजत दे दें? हमारे हिंदू धर्म के इन्फ्लुएंस में ये इतने करप्ट हो जाएं, हम क्यों इन्हें करप्ट होने दें? इनको पूरी तरह इस्लामिक बना उसी रेजीम में डालिए, और इनको सब हिंदू समाज के साथ इंटरेक्शन भी बंद ही करवाइए, क्योंकि हम करप्ट कर रहे हैं ना इनको। तो अपना इनको यहाँ हर जगह मिनी पाकिस्तान तो बना के रखे ही है, तो अब उसके पूरे कानून कायदे भी लगा देने चाहिए। ठीक है मधु जी। मैं दूसरा सवाल एक मेरा थोड़ा सा, इट कनेक्ट्स आवर पास्ट टू द करंट। मुझे लगता है कि हमारे एक मराठी में वर्ड है जिसको बोलते परत हरजिडे पड़ा, मतलब कि जो हमको फॉरेन की चीजें बड़ी अच्छी लगती है, पराई चीजें हमको बहुत अच्छी लगती है, और खास करके वेस्ट से आई हुई चीजें। ईस्ट से हमको ज्यादा प्यार नहीं है, हमको वेस्ट से आई हुई चीजें ज्यादा लगती है। नेहरू को वेस्ट का सेक्युलरिज्म बड़ा अच्छा लगा, करीना को अफगानी नाम अच्छे लगते हैं, है ना, सेंट्रल एशियन या अफगानी नाम अच्छे लगते हैं, बेटों के नाम वो वही रखती है, अरेबिक और वेस्ट वहां के नाम रखती है अफगान के। मुझे एक और बड़ी चीज बड़ा प्रॉब्लमेटिक लगती है कि हमारे जो पेट्स के नाम है ना, वो भी टॉमी, ब्रूनो, हम मतलब हम हमारे पेट्स के नाम भी नहीं रख पा रहे आज तक। तो ये वेस्ट से इतना प्यार क्यों है हमको? आई डोंट थिंक प्यार है। देखिए प्यार तब होता है किसी के साथ जब आप उसको समझें। सबसे बड़ी हमारे हिंदू समाज की मूर्खता रही है, और वो इसलिए क्योंकि जब तक अंग्रेज आए 1000 साल 800-900 साल बेरहमी से हम कुचले हुए थे, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ व्यू, वो सब खत्म हो जाता है। दक्षिण भारत में या जहां अंग्रेजी शासन ठीक से नहीं पहुंचा, वहां ये नहीं है, कम टॉमी कम नहीं है। यहाँ तो पिलो टॉक भी बीवी और मर्द के बीच में लव यू के अलावा कोई लव यू वेरी मच, बड़ा प्रोफाउंड, मतलब कोई और इजहार करने का तरीका भी नहीं है। और डार्लिंग या वो जो वैलेंटाइन कार्ड, या आजकल के बच्चों को या आजकल के युवा पीढ़ी को एक चिट्ठी, लव लेटर, बेबी भी है। हाँ बेबी हाँ, बेब डूड, बेब। तो एक प्रेम पत्र भी नहीं लिखना आता ऐसी पीढ़ी के साथ। मतलब इतनी इमोशनली नपुंसक हो चुकी है ये पीढ़ी। वो कार्ड्स लेने जाते हैं, वो कौन सी है, कहाँ के कार्ड्स होते हैं जो फनी कार्ड्स होते हैं जिसमें सारी चीज, दे हैव अ मैसेज फॉर ऑल ओकेशंस, आर्चीज के आर्चीज। हाँ, 2 लाइनें अपनी महबूब या महबूबा को
प्रेमी या प्रेमिका को 2 लाइन अपने जुबान में, अपने शब्दावली में लिखने की औकात नहीं रही। इमोशनली भी नपुंसक हो चुकी है हमारी पीढ़ी, इतनी गंदी शिक्षा दी है। हम कैसे सरवाइव किए हैं, आई टेल यू, इट्स नॉट बीन इजी। इस सब के बावजूद, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के बावजूद, मिरांडा हाउस, जेएनयू के बावजूद, कैसे अपने को थोड़ा बहुत संभाल के रखा। आई कैन टेल यू इट्स बीन अ वेरी डिफिकल्ट बैटल, क्योंकि सारा पूरा समाज आज तो फिर सुनने को है, आप सुन रहे हैं, रचित भाई हमारे साथ हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो सुनने को तैयार हैं। आप सोचिए वो जमाना जब मैं मिरांडा हाउस, मुझे आदत थी हिंदी के गाने गाने की, मैं कभी भी अंग्रेजी म्यूजिक को म्यूजिक ही नहीं समझ पाई। मैंने कोशिश की पर बात नहीं बनी, तो नई कोशिश की, हिंदी गाती थी। अब मैं पढ़ती तो उन दिनों अंग्रेजी इंग्लिश ऑनर्स थी, और मानेंगे नहीं, इतना इसी बात पे, ये भेंजी, यू बिलोंग टू द भेंजी कैटेगरी, अगर आप भेंजी कैटेगरी बात करते हैं या आप हिंदी गाने गाते हैं। और मेरी जो अंग्रेजी नुमा अंग्रेजी मेमे थी मिरांडा हाउस की, उनमें से कहीं स्वीकार नहीं मुझे कर पाई, और उसका बदला फिर मैंने लिया जब मैं मिरांडा हाउस की प्रेसिडेंट बनी। तो मैंने सारी पब्लिक जनरल बॉडी मीटिंग्स केवल हिंदी में एड्रेस करनी शुरू कर दी और भेंजियों की बात करती। अच्छा, अब इनकी बुरी हालत यूं कि उनकी पहले क्या होता था कि 3 कतारों में 4 कतारों में अंग्रेजी वाली ये सब चीजें पास हो जाती थी। अब मैं हिंदी में बोल रही हूँ, they could not even admit कि उनको समझ आ रही है, they had to pretend we don't understand या जो भी, so they would sit mute, और पीछे के सारे सैकड़ों जितना भी, I would have an easy win। तो इनके जो सारी चीजें, इनका मिस मिरांडा ब्यूटी कॉन्टेस्ट 99% वोट से मैंने जीता, आप बताइए, हिंदी में बोल के। हाँ, तो इनको ध्वस्त किया केवल हिंदी के बलबूते पे, इनकी और कोई पावर ही नहीं है। ये अंग्रेजी में तो माँ बहन की गाली भी दे दो तो लोग सोचते हैं बड़े स्मार्ट है। हाँ, जिस दिन वो चली गई ये पावर, तो ये जो सेल्फ लोडिंग हिंदुस्तानी हम पैदा करेंगे, वो अंग्रेजियत की प्रभुता पे ही डिपेंडेंट है। अब रचित भाई, मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया, सॉरी। नहीं, कोई नहीं। रचित भाई, ये कुत्ते का नाम हम कब रख पाएंगे, मोती या शेरू कब रख पाएंगे हम, मतलब बताइए जरा। जी, जब अपने आप को कुत्ता मानना बंद कर देंगे। बहुत खूब। हाँ, ये अच्छी गई। कुत्ता वफादार होता है। हाँ, नहीं, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि ये कुत्ता कुत्ते का बैरी होता है। हाँ, कुत्ता कुत्ते का बैरी होता है, ये जी वो तो है। हाँ, तो ये रचित भाई ने अच्छी बात कही, बट ये फॉरेन इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा मेरे हिसाब से तकलीफ है। एंड नाउ तो इंटरनेट की वजह से इट हैज बिकम मोर, बहुत ज्यादा वो और हमारी ज्यादा पावरफुल हो गया, ऐसा मुझे लगता है। क्या ख्याल है आपका? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं मानता क्योंकि जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो ये माना जाता था कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको अगर क्लियर करना है, जैसे MBA है या इस प्रकार के कोई एग्जाम्स हैं या जॉब के जो ये होते थे रिक्रूटमेंट, तो आपको वो अंग्रेजों के नॉवेल्स वगैरह पढ़ने होंगे, क्योंकि वहां से जो आप शब्द ढूंढेंगे और सब समझेंगे जो बोलचाल की इंग्लिश में भी नहीं होते हैं, तो तब तक आप ऐसा कोई बड़ा एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। और जो सरकारी एग्जाम्स भी हैं, मजे की बात यह है कि वो सरकारी एग्जाम्स में भी MBA वगैरह में कैट हैं, उनमें इस प्रकार के वो वर्ड्स आते हैं कि जो आपको उन यूरोपियन नॉवेल्स के अलावा कहीं मिलेंगे ही नहीं। मैंने तो जीवन में कभी पढ़ा नहीं आज तक, तो इसलिए वो उस समय पर हमारे पास कोई संसाधन नहीं था अपनी भाषा या अपनी संस्कृति को प्रसारित करने का। आज के समय में ये हो गया कि कम से कम इंटरनेट आया है तो लोग अपनी भाषा में बात कर पा रहे हैं और जनता सुन पा रही है। पहले तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, चाहे वो गवर्नमेंट कंट्रोल थे चाहे वो प्राइवेट थे, उसमें वही बोलबाला था। चाहे वो दूरदर्शन, मधु जी ने देखा है बड़े नजदीक से, दूरदर्शन जैसे जो प्लेटफॉर्म हो, या फिर उसमें जो हिंदी के कार्यक्रमों में भी वो लोग आते थे जो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलना एक प्री रिक्विजिट होता था उसके लिए।
तो वो उस समय पर, और प्रिंट के बारे में तो जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू और जितने भी हैं उनको आप देख लीजिए। तो आज सोशल मीडिया के आने से और इंटरनेट के आने से एक ऑल्टरनेटिव विमर्श को एक स्थान मिला है, और आपको आपकी गुणवत्ता पर पहचाना जाता है, ना कि आपकी भाषा पर। इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक कहूंगी अजय भाई, हाँ जी, जो रचित भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए, मुझे तो ये लगता है मेरी सही शिक्षा इंटरनेट युग के बाद ही शुरू हुई है। ये तो ठीक है, क्योंकि उससे पहले तो सिर्फ ये था, वो कचरा भरने की कोशिश करते हैं हम कितना, एंड यू नो फॉर लॉन्ग डेकेड्स मैंने सालों साल ये कहा कि मैं हर साल अपनी प्रोग्रेस इस बात से मेजर करती हूँ कि जो स्कूल और कॉलेज ने मेरे दिमाग में कचरा भरा उसमें से कितना शेड किया, कितना निकल गया, कितना कचरा शेड किया, और वो जीवन से, जीवन ज्ञान से, क्योंकि किताबें भी आसानी से उपलब्ध नहीं थी। बराबर। और अभी देखिए, मान लीजिए मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, उन दिनों ये था अच्छी शिक्षा चाहिए तो ऐसे स्कूल में, वहां तो एक भी हिंदी की किताब, कोई नॉवल, कोई टैगोर हो, कोई मुंशी प्रेमचंद, कोई भी नहीं, तो अपने आप भी ढूंढनी पड़ती थी किताबों। बुक शॉप्स भी कितनी कम होती थी, तो बहुत ज्यादा नहीं होती थी, शहर में एक हो गई तो बहुत बड़ी बात है, तो खुद ढूंढ के अपने ही इंटरेस्ट से जाना पड़ता। अभी तो आपको दुनिया की हर देश की किताब, नॉलेज, साइंस है, लिटरेचर है, हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, एक क्लिक ऑफ अ बटन एंड यू गॉट इट ऑल। और मैं बताऊं, अब जो लगता है जिस तरह का ज्ञान, आई फील डेस्परेट कि अब तो जिंदगी ज्यादा बची नहीं है, तो अब तैयारी हुई है, और चलो अगले जन्म के लिए विद्वान विद्वता की ओर जाएंगे। और मैंने तो पूरा अपने साथ 50 साल और लड़ना है अपने साथ में, ईश्वर से पहले ही पैक्ट कर रखा है कि मैंने अब संस्कृत की इस जन्म में अंग्रेजी के टांग तोड़ते तोड़ते बहुत टाइम व्यर्थ किया। अब अगले बार मुझे संस्कृत का स्कॉलर बनना है, और प्लीज वो सीट मेरी अभी से रिजर्व कर लो। तो क्योंकि अब आज मैं सीख भी सकती हूँ, इंटरनेट पे जैसे लेसन्स मुझे संस्कृत पे मिल रहे हैं, वो क्या मुझे बीएचयू में भी मिलते, नहीं मिलते, वहां पे भी विकसित हो चुका है संस्कृत टीचिंग, और अंग्रेजी में लिखना पड़ता है। आप बताइए, चाहे ऑक्सफोर्ड में इंग्लिश संस्कृत पढ़ो, शिकागो में पढ़ो, या दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आंसर पेपर्स वो संस्कृत में नहीं, अंग्रेजी में करते हैं या हिंदी में करते हैं, तो क्या विद्वत्ता रहेगी आपकी। मुझे लगता है कि इसने, ये इंटरनेट हालांकि हमारे इतने विरोध में खड़ा है, गूगल भी, गूगल सर्च करो तो उसमें भी इतनी पार्टिजन नैरेटिव को प्रोमिनेंस दी जाती है, ट्विटर ले लो, यूट्यूब के तो भोगी हैं यहाँ पे खड़े विक्टिम, हर प्लेटफॉर्म पे, परंतु ये किसी दैवी शक्ति ने ये हिंदू सिविलाइजेशन के जो टूटे फूटे अंश बचे हैं उनको बचाने के लिए भेजा, क्योंकि जितने फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं, we alone come out good, great. We come out as victims and with a glorious past, जिन्होंने अपने को ब्रूटलाइज नहीं होने दिया। हम उन जैसे आज भी नहीं बने, 1000 साल के उनके अपराध, जघन्य अपराध छेड़कर भी कहीं ना कहीं हमारी इंसानियत संजो के रखे हैं। हमारे धर्म गुरुओं के अगर आप लेक्चर सुनिए टीवी पे ही, और उनके जहर उगलते, कोई भी समझ जाएगा कि सही मोरालिटी, एथिक्स किसके पास है, विजडम किसके पास है। तो ये तो हमारे, और जितना इंटरनेट हमें उनको समझने का मौका दे रहा है, जो सब किताबों से हटा दिया गया, अब अफगानिस्तान में वो क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान में वो क्या कर रहे हैं, मिनट मिनट में सारा नंगा नाच लोगों के सामने आ रहा है। बिल्कुल, तो कितना भी छुपाएं, उनके पास कुछ है ही नहीं, और क्या दिखाएंगे, सही इस्लाम की पहचान क्या दिखाएंगे जावेद अख्तर को, तो वो तो सही इस्लामिस्ट है नहीं,
वो तो एथियस्ट है, वो तो क्या नौटंकी है, ही इज नौटंकी नॉट अ है। गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस्लाम। तो जो गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस्लाम है वो तो अफगानिस्तान में मिलता है, करेक्ट। जो बैड है वो हिंदुस्तान में मिलता है, वो इंसान लगता है फिर भी। आप बताइए ना, वो खुद ही को अपना पर्दे उठा रहे हैं। औरतों के मुंह से पर्दे उठाएं ना उठाएं, पर अपने उनके विचारों से पर्दे कर्मों के जरूर उठे। पर्दे तो उठ रहे हैं, वो चाहे न चाहे। हमारी वजह से नहीं, उन्हीं की वजह से। जो उनके लेक्चर्स होते हैं, जो पाकिस्तान के मुल्ला मौलाना अपने मजहब की परिभाषा करते हैं, वो तो खुद ही अपने मुंह पे, अपने सर पे अपना जूता मार रहे हैं। हमें मारने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ अपने बच्चों को कहने की जरूरत है, प्लीज कुरान पढ़ लो। कोई महाभारत मत पढ़ो, वेद वेदांत मत पढ़ो, कुरान हदीस शरिया ये जरूर पढ़ो, इनके लेक्चर जरूर सुनो, बस उसी में तुम्हारा उद्धार सच्चाई समझ में आ जाएगी। हाँ, सच्चाई समझ में आ जाएगी। हाँ, उद्धार उसी में होगा। तुम्हें पता चल जाएगा किधर बैठना है, किधर खड़े होना है, और कहाँ तुम्हारी सदगति है और कहाँ दुर्गति। मधु जी, एक रचित को 7:30 बजे जाना है, आखिरी सवाल मैं उससे लेके फिर आपकी तरफ आता। नहीं, उसी को बोलने तो मैं बहुत बोली। अच्छा रचित भाई, एक ना मैं मतलब एक हमारे मराठी संत है, संत ज्ञानेश्वर करके, आप भी जानते होंगे। उन्होंने पहली बार 700 साल पहले गीता जो है नॉन संस्कृत भाषा में बताई, मराठी में। तो मुझे कहीं लगता है कि ये जो हमारा जो ज्ञान है, ये हम हमारे सामान्य लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे क्या, और इसीलिए कन्यादान का मतलब समझ में नहीं आता, उसको कन्या और दान कर देते हैं, पराया धन को इस तरह से तोड़ के बताया जाता है। ऐसा ये हमारी भी गलती है क्या कहीं एजुकेटेड क्लासेस में? देखिए, अगर एक शब्द में गलती कहा जाए तो कमजोरी ही गलती है। जैसा मधु जी ने कहा कि 1000 साल तो हम फायर फाइटिंग मोड में रहे, तो अपने मेकअप पर क्या ध्यान देते, अपने कपड़ों पर क्या ध्यान देते, हम तो आग बुझाने में लगे हुए थे। तो वो चीज हमारे साथ हुई, और हमेशा हर समाज के साथ होता है कि उसका वैभव भी आता है और फिर उसका डाउनफॉल भी थोड़ा बहुत आता है। लेकिन एक अपनी आप एक आइडेंटिटी को आप पकड़ कर रखते हैं, उसको बना कर रखते हैं। लेकिन जो पिछले 1000 साल में जो हमारे साथ हुआ, तो उन्होंने बहुत कुछ हमारे जो हमारे इंस्टीट्यूशंस थे, हमारे संस्थान थे, हमारे समाज के, हमारे जो धार्मिक संस्थान थे, उनको शत विक्षत कर दिया। और उसके कारण ही वो जो ज्ञान की परंपरा थी, हमारी जो शिक्षा की परंपरा थी, जो गांव-गांव में लोग रहते थे, वो शिक्षित होते थे। डिग्रीज शायद उनके पास ना हो, लेकिन वो शिक्षित हुआ करते थे, और तभी वो वर्ण व्यवस्थाएं थी और उस प्रकार से चीजें चला करती थी। तो वो हमारी जब क्षीण हुई, तभी ये ज्ञान का अभाव पैदा हुआ, और तभी इन विधर्मियों की हिम्मत हुई कि इस प्रकार से मैनिपुलेशन को कर सकें। इसमें मैं कुछ कहूं? हाँ जी मधु जी, बिल्कुल बोलिए। बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। पक्का। नंबर 1, देखिए, ये जो मराठी के माध्यम से हुई, कभी भी हमारे देश में जो जिसको आप मदर टंग्स कहेंगे और संस्कृत को एक माने में फादर टंग कह सकते हैं, ये दोनों साथ में चली हैं। इनका आपसी कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि इन सब भाषाओं का जो मूल आधार है वो संस्कृति है। उसमें मराठी में बहुत से पर्शियन वर्ड आए, अरबी वर्ड आए, वो बाद के विकृतियां हैं, बट मराठी मूल में तो आप देख। दूसरी बात, भक्ति मूवमेंट का ये इंटरप्रिटेशन अपने आप में पर्याप्त नहीं है। नंबर 1 इसलिए क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं रहा देश भर में हमारी भाषाओं की विभिन्नता, ये मशहूर है दुनिया में, इतनी भाषाएं, विभिन्न भाषाएं, ऐसा नहीं हुआ कि संस्कृत के विरोध में खड़ी हुई। संस्कृत आप कह सकते हैं फादर टंग थी और ये मदर टंग थी, और ये दोनों साथ पनपी हैं इस देश में। और जो भक्ति है, आप देखिए, दक्षिण भारत से शुरू होती है और वेव्स में ऊपर लेके जाते हैं। 1st सेंचुरी, 2nd सेंचुरी, वो सब तमिल में, तेलुगु में, फिर ऊपर चलते चलते मलयालम, नीचे मतलब मलयालम, तमिल, तेलुगु, ऊपर आते आते फिर मराठी, गुजराती, और राजस्थान पहुंचते हैं तो वहाँ
मारवाड़ी में राजस्थानी भाषा, वहां की कश्मीर में कश्मीरी में। तो भक्ति मूवमेंट हर प्रांत में उसने एक नया रूप लिया, परंतु ये कोई भी हमारी भाषा संस्कृत के विरोध में कभी नहीं खड़ी हुई, बल्कि मूल आधार हमारी सब भाषाओं का जो है वो संस्कृति है। मराठी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे तमिल हो, जो बेस वोकैबुलरी है संस्कृत से जुड़ी हुई है, असमी में। अच्छा, अब एक तो ये पहलू है। दूसरा जो अहम पहलू है वो ये कि इस्लामी शासन में इन्होंने सारी हमारे यूनिवर्सिटीज, केवल नालंदा नहीं, कितनी दर्जनों यूनिवर्सिटीज थी और कितने गुरुकुल थे, गांव गांव में गुरुकुल थे, उन सबको कत्ल किया, सबको संहार किया, संस्कृत स्कॉलर्स का संहार किया। मिलियंस ऑफ संस्कृत ग्रंथ्स वर बर्न डाउन इन नालंदा अलोन। केवल एक नालंदा में 3 या 5 महीने तक आग सुलगती रही। आप सोचिए कितने ग्रंथ होंगे। जब इन लोगों ने लिखना पढ़ना नहीं सीखा था, इंग्लिश लिटरेचर की पहली पुस्तक 14th सेंचुरी में आती है, उससे पहले लिखित ज्ञान कोई लिटरेचर का नहीं था इनका। ये शायद बंदरों की तरह, चिंपांजियों की तरह पेड़ों पे कूद रहे थे, जब ये हजारों साल पहले हमारे महाभारत की, रामायण की, वेदों की सबकी संरचना हो चुकी थी। तो ये जो संस्कृत स्कॉलरशिप को जिस तरह इन्होंने विध्वंस करना चाहा, क्योंकि वो आधारशिला थी, वो बेस, फाउंडेशनल बेस था, उससे बाकी भाषाएं अपने को नरिश किए। वैचारिक आप देखिए, कोई भी जो शब्द बेसिक वेदांत के कॉन्सेप्ट्स हैं, संस्कृत की रूट है, पर आपको पंजाबी में भी और मराठी में भी, मलयालम में भी उस शब्द का वही मतलब हुआ। धर्म का मतलब पंजाबी में भी वही है, गुरु ग्रंथ में भी और मलयालम में भी और असमीज में भी। तो इनका ऐसा कोई विरोधाभास नहीं था। और एक तरफ अगर सब लोग संस्कृत जानते हैं, वाइड स्प्रेड है, हर गांव में गुरुकुल है, हर गांव में लड़की और लड़का दोनों, और कितने आज भी गांव हैं जहां लोग केवल संस्कृत में बात करते हैं, उनके लिए कोई इलीट भाषा नहीं है, आज भी है ऐसे जिंदा रखे लोगों ने। पर इसको तबाह किया, उसके प्रति हे भावना। अभी आप देखिए किताबें लिखते हैं ये वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में बैठे लफंगे, आई वुड कॉल देम इंटेलेक्चुअल गैंगस्टर्स, जो संस्कृत के विरोध में, जैसे डेथ ऑफ संस्कृत, इट्स अ डेड भाषा, एट्रोसिटी लिटरेचर, इनके पास है क्या आप बताइए? जेनोसाइड, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, लूट, प्लंडर, जेनोसाइड्स, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का यही इतिहास है। ये हमें बताएंगे सभ्यता क्या होगी। जहां गए, जहां जहां पांव पड़े संतन के, वहां वहां तबाही मचाई इन दोनों रिलीजन्स ने। और ये हमें बताएंगे कि संस्कृत लीड लैंग्वेज थी, ये थी, फला थी। एक रिक्शा वाला भी वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वेदांत के, वो वही आपको परिभाषा बताएगा। एक तथा कथित अनपढ़ किसान और यूनिवर्सिटी में बैठा पीएचडी किया स्कॉलर या शंकराचार्य जी, कोई बहुत फर्क नहीं होगा उन कॉन्सेप्ट्स का, मीनिंग का, उसकी डेप्थ का। तो इसलिए ये सिर्फ ये नहीं कि मराठी में इसलिए लिखी गई ये सारे भक्ति लिटरेचर, वो एक अपना एक्सप्रेशन था, पर इसलिए भी कि संस्कृत की स्कॉलरशिप तबाह कर दी गई थी, पर कॉन्सेप्ट चले आ रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो कमाल हुआ मधु जी, आज मैंने ये इस मेरे इस सवाल पे आज मुझे इतने साल बाद जवाब मिला, और बहुत 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 बढ़िया आपने मतलब सचमुच ज्ञान की बातें बताई। और मैं चाहूंगा कि हमारे जो श्रोता है उन तक हम ये इसको पहुंचाएंगे। तो आपका धन्यवाद। रचित जी 7:30 बजे उनको जाना था, इसलिए वो चले गए, तो रचित जी का भी धन्यवाद। मित्रों, मुझे लगता है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आएगा। हम नॉर्मली मराठी में करते हैं,
आज हिंदी में किया है, तो अगर ये अच्छा लगेगा तो इसको फिर हम हिंदी में करने की कोशिश करें। मधु जी धन्यवाद, आभार।